पूरी हो जाए और साथ साथ जो नई रिक्तियां होती हैं किसी के रिटायर होने के आधार पे, उनको भी हम लोग भर पाएं। आंकड़े और अगर देखना चाहें तो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बनाया है। 4,000 करोड़ की छात्रवृत्ति बच्चों को बांटी गई है। कुल 56 लाख बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ली। इसकी तुलना अगर करें समाजवादी पार्टी के समय तो केवल 34 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी 2,600 करोड़ रुपए के जरिए। अब यानी लगभग डबल करने में हम लोग सफल हुए हैं और साथ साथ पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था। सभा के समय छात्रवृत्ति के घोटाले हम सबके सामने, ईडी उसकी जांच कर रही है, वसूली कर रही है और यूडब्ल्यू जांचें कर रही है। आज कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आधार के जरिए हमने एक एक बच्चे को चिन्हित किया है, कॉलेजेस को चिन्हित किया है, फर्जीकरण को दूर किया है और तब भी 4,000 करोड़ की स्कॉलरशिप हम लोग बांट रहे हैं। और सबसे इसमें एक शर्मनाक बात, 2017 में जब अखिलेश जी को लगा कि अब तो सरकार जाने वाली है तो उस साल बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई। लेकिन जब योगी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक साल में 2 वित्तीय वर्ष का बजट देने के तैयार हूं, लेकिन किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप रोकी नहीं जाएगी। जो समाजवादी पार्टी ने किया है हम उसको ठीक करेंगे और एक वित्तीय वर्ष में 2 गुना बच्चों को इस प्रकार छात्रवृत्ति दी गई। जो रामजी लाल सुमन जी ने अभी बहुत ही शर्मनाक बात कही लोकसभा में, इधर इंद्रजीत सरोज जी ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही। ये दोनों लोग बड़े सम्मानित नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इनके मुंह से कोई जबान फिसल गई ऐसी बातें नहीं निकलती। ये सोची समझी बातें कहते हैं, जो इनको निर्देश मिलता है वो कहते हैं। निर्देश इनको ये मिला है कि दूध में नींबू का काम करो, फाड़ो लोगों को, बांटो लोगों को, और फिर इससे सोच रहे हैं कि शायद इनको कोई राजनीतिक पनीर उसमें से मिलेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। योगी जी ने पहले से आगाह किया है, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने पहले से मंत्र दिया है, एक है तो सेफ है। आज उत्तर प्रदेश में एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। हम किसी भी मत, मजहब, समूह, लिंग, किसी को नहीं बोलते क्षेत्र को कि ये हमारा वोटर नहीं है। हम किसी को ये भी नहीं बोलते कि ये हमारा वोट बैंक है। हम हर घर हर चुनाव में जाते हैं, जाकर के लोगों से अनुरोध करते हैं। कभी यहां से वोट ज्यादा मिलता है, कभी यहां से वोट ज्यादा मिलता है, लेकिन जो लोकतंत्र का असली भाव बाबा साहब ने दिया था उसके तहत काम करते हैं। और उसके विपरीत आप देख रहे हैं अखिलेश जी लगातार 2-3 जाति समूह को साध लो और काम बन जाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बाबा साहब के संविधान में ये था कि 2-3 जातियों को साधो और अपना काम कर लो? बाबा साहब के संविधान में स्पष्ट था कि सबको साथ हम लोग को लेकर के चलना है। मेरा अनुरोध है अखिलेश जी, आप ऐसी बांटने वाली राजनीति ना करिए। जो अपने समय का भ्रष्टाचार है, जो आपके सरकार के समय कोई काम नहीं हुआ, भर्तियां नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, उसकी वजह से आपको सिरे से खारिज किया गया, आपको राजनीतिक हाशिए पे जनता ने पहुंचाया। योगी जी को 2017 में भाजपा को चुना, 2022 में दोबारा आशीर्वाद दिया और केवल काम और विश्वास की वजह से आशीर्वाद मिला। मुझे विश्वास है कि ये भविष्य में भी जनता का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को नष्ट कर रही है, अपराधों को दूर करने में सफल हो चुकी है। और अब जिस तेजी के साथ आर्थिक विकास हमारा हो रहा है, हाईवे में हम नंबर 1 है, एयरपोर्ट में हम नंबर 1 है, हम हर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी अच्छी हो रही है आज, ये सबके सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इसको अनुभव कर रहे हैं। उनको भी पूरी तत्परता से हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्रदेश में सवाल, वर्षा को सवाल। दलितों की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? आप वो घेरने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का दलित प्रेम शुरू होता है जब 2017 में इनको सत्ता शासन से दूर कर दिया गया। मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊंगा, जब इनके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी तो इन्होंने प्रत्येक ऐसे महापुरुष या स्त्री जिनके नाम पे कोई जिला था, जिनके नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज था, कोई ऐसे प्रतिष्ठान थे, सब जगह पे इन्होंने अपनी काली कलम चलाई और नाम काट दिया।
बाबा साहब के नाम पे एक जिला था भीमनगर। अखिलेश जी जवाब दीजिए, आपने भीमनगर का नाम क्यों काटा? ज्योतिबा फुले जी, उनसे किसी को क्या नाराजगी हो सकती है? संत रविदास जी, और तो और भगवान बुद्ध की माता जी महामाया जी, उनके नाम पे आपने अपना काला कलम क्यों चलाया? इसलिए चलाया क्योंकि आपके दिल में किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान नहीं है जिसने सामाजिक चेतना के लिए काम किया। ये आपके काम है। और आज योगी जी ने इस चीज को ठीक किया। कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज है जहां से मैं विधायक हूं, मेरे बहनों भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया। बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज था, अखिलेश जी ने नाम काट दिया। और उससे पहले समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हर तरीके की उपद्रव किया, अपमान किया, बाबा साहब के बोर्ड को तोड़ा, ऐसे ऐसे कृत्य किए जो मैं बोल नहीं सकता मीडिया के सामने, मुझे शर्म आती है। और उनको सजा देने के बजाय अखिलेश जी ने बाबा साहब का नाम वहां से काट दिया। मैं ये सवाल जानना चाहता हूं आपसे, आप उत्तर दीजिए कि आपका ये दलित प्रेम जब आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी तब कहां था? आज जब कलम आपसे छीन ली गई है तो आपको ये याद आ रहा है। गलती से भी अगर इनके हाथ में दोबारा कलम आई तो हमको पता है ये सम्मान को भी नष्ट करेंगे। अंबेडकर ग्राम विकास योजना जैसी अच्छी योजनाएं जो दलितों के विकास की थी उनको भी काटेंगे। अखिलेश जी शायद इस बात को पूरा समझ नहीं पाए हैं या उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन सारे चुनाव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 6 महीने की एक अवधि होगी। सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, जैसे अभी चरणवार होते हैं वैसे ही चरणवार होंगे, लेकिन वोटर लिस्ट एक बार बन जाएगी और उस वोटर लिस्ट को एक साथ प्रयोग किया जाएगा। अभी हर चुनाव से पहले 45 दिन 1-2 महीना वोटर लिस्ट बनती रहती है, सारे काम रुक जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है एक अलग प्रकार की। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब एक साथ पूरा हो जाएगा, इसके बाद में नगर निकाय, इसके बाद में फिर ग्रामीण यानी पंचायती राज त्रिस्तरीय चुनाव होंगे और 6 महीने के अंदर हम सारे चुनाव पूरे कर लेंगे। फिर 4.5 साल सब मिलकर के काम करेंगे। बीच में कोई आचार संहिता नहीं, बीच में कोई टेंडर पे, कोई कंस्ट्रक्शन पे रोक नहीं, और 4.5 साल के बाद फिर हम चुनाव में जाएंगे। और ये कोई नई बात तो है नहीं, देश में पहले 20 साल 1951-52 के चुनाव से लेके 1967 तक के चुनाव में ऐसा ही हुआ और बड़े आसानी से चला। ये तो कांग्रेस ने जब सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया प्रदेशों में तब सीक्वेंस बिगड़ गया। 1971 में लोकसभा को जल्दी डिसॉल्व कर दिया तो सीक्वेंस बिगड़ गया। आज जो बाबा साहब ने व्यवस्था दी थी, जो पहले 20 साल अच्छे से चली, उसकी ओर मोदी जी देश को ले जाना चाहते हैं और ये सबके हित में होगा। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार एक आम राय इसके लिए तैयार की जा रही है, कंसेंसस बनाया जा रहा है, लगभग तैयार भी है और इसको हम लोग जल्दी ही अमली जामा बनाएंगे। परसों मेट्रो का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उन्होंने किया था। उसको लेकर भी आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का केवल उद्घाटन किया जा रहा है। गोरखपुर की ही बात करें तो वहां पर केवल नाव चला पाएंगे, मेट्रो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अखिलेश यादव जी को ये अजीब भ्रम है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट, अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कितनी बार हर बयान में हम लोग उसी एक्सप्रेसवे को सुनते हैं। अखिलेश जी ने अगर कोई और काम किया हो तो हम लोग को बताएं। और आज जो काम हो रहा है वो प्रदेश सरकार ने जीएसटी के कलेक्शन को बढ़ाया है, अपने स्टेट एक्साइज को कलेक्शन को बढ़ाया है, पारदर्शिता लाए हैं। माइनिंग का जो पैसा जो खा जाया करते थे लोग, उसको हमने पारदर्शी व्यवस्था में लाके बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की जनता ईमानदारी से अपना टैक्स दे रही है, उस हमारे आपके पैसे से ये मेट्रो बन रही है और बाकी काम हो रहे हैं। अखिलेश जी, आप तो 8 साल से सरकार में है ही नहीं, तो आज के जो करदाता के पैसे से काम हो रहा है उसका क्रेडिट आज के करदाता को जाता है, आज के सेवा करने वाले योगी जी को जाता है। आप उसमें बार बार अपना क्रेडिट, अपना श्रेय ढूंढते हैं, ये सबको दिखता है और काफी बुरा लगता है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पीडीए समाज पर हमला कर रही है, थानों में जाति देखकर पोस्टिंग करवा रही है, उस पर क्या कहेंगे? इसके आंकड़े पूरी तरह स्पष्ट होंगे क्योंकि मैंने पुलिस की सेवा की है, अखिलेश यादव जी की सरकार में भी की है, उसके पूर्व में भी की है, उसके बाद में भी की है, और आंकड़ा निकाल करके स्पष्ट देख लिया जाए। समाजवादी पार्टी के समय जो नियम है कि अनुसूचित जाति जनजाति के इतने अनुपात में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर होंगे, अभी आंकड़ा मिल जाएगा, वो
बिल्कुल भी पूरा नहीं होता था, बल्कि जीरो ज्यादातर जिलों में छोड़ दिया जाता था। ऐसा क्यों था? जैसे मैंने बोला, जब हाथ में कलम आई, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी के चरित्र को परखना है तो उसको पावर दे दो, गिव हिम पावर, अंग्रेजी में कहूं तो। जब आपके हाथ में पावर थी तो आपने हर तरीके से अनुसूचित जाति का, दलितों का अपमान किया, उनके हक को मारा, चाहे वो थानाध्यक्ष की पोस्टिंग हो, चाहे वो डीएमएसपी की पोस्टिंग हो, चाहे वो तहसीलदार की पोस्टिंग हो। ये तो आंकड़े हम सबके सामने हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो स्वयं इस बात को समझेंगे कि ये क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन आज योगी जी ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। आज हर व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी अपनी काबिलियत के आधार पर पोस्टिंग पा रहा है। जो निकम्मे हैं, ढीले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो किस जाति के हैं, धर्म के फर्क नहीं पड़ता। जो भ्रष्ट हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है, वो किस जाति धर्म के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो अपने काम को अच्छे से करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको संसाधन दिए जा रहे हैं, उनको एक ईमानदारी की व्यवस्था दी जा रही है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए कानून का राज हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। विपक्ष लगातार पहले भी प्रदर्शित कर रहा था, विरोध कर रहा था। अब उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जहां विरोध कर रहे थे सरकार उसका प्रचार करवा रही है। सरकार उसका प्रचार कर रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत वक्फ के कानून में अमेंडमेंट किया गया। ये कानून काफी पुराना कानून था और इसको लेकर के तमाम भूमाफिया फायदा उठा रहे थे। कानून को एक आधुनिक पारदर्शी स्वरूप दिया गया है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं, कौन इसका विरोध करेगा। वक्फ के जो बोर्ड बने हैं उनको स्वयं नहीं पता था कि उनकी कितनी जमीनें, कितना रकबा कहां पे है। तो पहला निर्णय यह हुआ कि ड्रोन को यूज करके, जीपीएस को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके, नवीनतम टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग सबसे पहले किस बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है इसका आंकड़ा विकसित करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। कौन इसका विरोध कर सकता है? इस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। वो विशेषज्ञ कौन है? हमारे तहसील कर्मी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, उन्हीं का काम है ये, उनका इसमें रोल बढ़ाया गया है। वक्फ के द्वारा कोई ऑर्डर किया जाता था तो कहीं कोई अपील का प्रावधान नहीं था, सजा भी वही देंगे और सुनवाई भी कोई नहीं होगी। ये तो किसी कानून में हो ही नहीं सकता। हमेशा सुनवाई का 1 या 2 लेवल होना चाहिए। इसमें ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई, वो सुनवाई करेंगे। इन पॉइंट से किसको विरोध हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो नॉन मुस्लिम्स की हैं और उसको भी वक्फ में शामिल कर लिया गया। तो जरूरी है कि इसमें प्रतिनिधित्व के लिए नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए बोर्ड में, विभिन्न पदों पे। और एक छोटा सा अनुपात रखा गया है जिससे कि विविधता भी रहे, प्रतिनिधित्व भी रहे और सबकी बात टेबल पे आए, उसके आधार पर निर्णय हो। ये 4 विषय हैं। इसमें जो दर्शक सुन रहे हैं, कोई भी कहेगा इसमें कौन सी गलत बात है, इसके अतिरिक्त कोई बात इसमें है ही नहीं। यही विषय है जिससे कि वक्फ के कानून को संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है और ये तो कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा हम उसको भी सर माथे लगाएंगे और जमीन पे उसको उतारेंगे। थैंक यू।